नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम के दबाव से परेशान PLOs के प्रदर्शन ने चुनाव आयोग को चिंतित कर दिया है। 24 नवंबर को कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते दफ्तर के अंदर धरने में बदल गया। कुछ PLO पूरी रात वहीं बैठे रहे और सुबह भी CEO चैम्बर के बाहर डटे रहे। इस घटना को चुनाव आयोग ने गंभीर सुरक्षा चूक माना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कहा कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था नाकाम रही और इससे CEO मनोज अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा हुआ। आयोग ने 48 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट, कड़ी सुरक्षा और अधिकारियों की घर से दफ्तर तक सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पत्र की कॉपी मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP को भी भेजी गई है। BLOs का आरोप है कि SIR के दौरान एक PLO को 1500 से 2000 घरों का सत्यापन करना पड़ रहा है, लेकिन न अतिरिक्त मानदेय है और न सुविधा। प्रदर्शन जारी है और विधानसभा चुनाव से पहले BLOs और चुनाव आयोग के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की जनरल असेंबली ने बुधवार को आधिकारिक रूप से अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार दे दिया। इसके साथ ही 2 दशक बाद यह बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट फिर भारत लौटेगा। अहमदाबाद की सिफारिश पिछले महीने एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने की थी, इसीलिए जनरल असेंबली की मंजूरी औपचारिकता मानी जा रही थी। भारत ने आखिरी बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स कराया था। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के प्रेसिडेंट डॉक्टर डोनाल्ड रुकारे ने कहा कि भारत युवा ताकत, खेल संस्कृति और बड़े पैमाने पर आयोजन की क्षमता रखता है और यह फैसले 2036 ओलंपिक बोली के लिए भी सकारात्मक संकेत हैं। अहमदाबाद ने हाल के वर्षों में अपना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत किया है और यहां सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे बड़े परिसर मौजूद हैं। 2030 गेम्स में 15 से 17 खेल शामिल होंगे, जिनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और टेबल टेनिस जैसे खेल पहले ही तय हो चुके हैं। शेष स्पोर्ट्स की सूची अगले साल घोषित की जाएगी। भारत की बोली का मुकाबला नाइजीरिया से था, जिसे 2034 एडिशन के लिए माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए कहा है कि अयोध्या के राम मंदिर पर झंडा फहराने को लेकर उसका बयान पूरी तरह बेबुनियाद है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान, जिसका अपने अल्पसंख्यकों पर दमन, कट्टरता और मानवाधिकार उल्लंघन का लंबा इतिहास रहा है, उसे दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिखावटी टिप्पणी करने की बजाय अपने खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान दे। यह प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान ने दावा किया कि अयोध्या में झंडा फहराना धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव बढ़ाने और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर औपचारिक रूप से भगवा झंडा फहराया। यह समारोह मंदिर निर्माण पूरा होने का प्रतीक था। कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और RSS प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। PM मोदी ने इसे भावुक और ऐतिहासिक क्षण बताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश की भारतीय नागरिक को परेशान करने की घटना से चीन का दावा साबित नहीं होता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और चीन की हरकतों से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह हैं। यह मामला तब सामने आया जब UK में रहने वाली भारतीय नागरिक प्रेमा वांगजोम थोंगडोक को 21 नवंबर को शंघाई ट्रांजिट के दौरान रोका गया और उनके पासपोर्ट को इनवैलिड बताया गया, क्योंकि उसमें जन्म स्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। चीन ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि कार्रवाई नियमों के तहत हुई। साथ ही अरुणाचल पर अपना दावा दोहराया। भारत ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों और चीन के वीजा फ्री ट्रांजिट नियमों का उल्लंघन है। अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी इस घटना को नस्लीय और अपमानजनक बताते हुए निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कर्नाटक में संभावित मुख्यमंत्री बदलाव पर कहा कि वह इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद फैसला करेंगे। ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान स्थिति को समझकर समाधान निकालेगा। पार्टी प्रमुख पहले भी साफ कर चुके हैं कि किसी भी बदलाव का फैसला सिर्फ शीर्ष नेतृत्व करेगा। बता दें कि कर्नाटक में यह चर्चा तब तेज हुई जब 20 नवंबर को कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के आधे रास्ते पर पहुंची। माना जाता है कि 2023 में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया
और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच पावर शेयरिंग या सीक्रेट डील की बात हुई थी। हाल ही में शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच ऐसी एक समझ बनी थी, लेकिन वह इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते ताकि पार्टी को नुकसान ना हो। दूसरी ओर सिद्धरमैया के करीबी लोगों ने किसी भी समझौते से इनकार किया है और जल्दी स्पष्टता की मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स और पीटीआई की रिपोर्टों के मुताबिक दोनों नेताओं के समर्थक अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, जबकि पार्टी हाईकमान हालात शांत रखने की कोशिश में है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पहली बार माना कि 5-6 कांग्रेसी नेताओं के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे सार्वजनिक करने से पार्टी शर्मिंदा और कमजोर हो सकती है। मीडिया रिपोर्टों में दावा है कि यह समझौता मार्च 2023 में खड़गे के दिल्ली आवास पर हुआ था और इसके तहत 2.5 साल बाद सिद्धरमैया की जगह शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना था। उसी दिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी दिल्ली में हाईकमान से जल्द फैसला लेने की अपील की, जबकि वे पहले पूरा कार्यकाल खुद के नेतृत्व का दावा करते रहे थे। इस बीच दोनों खेमों के विधायक और मंत्री दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात कर समर्थन जुटा रहे हैं। सिद्धरमैया गुट का कहना है कि कोई समझौता नहीं था, जबकि शिव कुमार समर्थक कहते हैं कि अब वादा निभाने का समय है। वहीं अब फैसला कांग्रेस नेतृत्व के हाथ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्थायी चुंबकों का इस्तेमाल एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा सहित कई सेक्टरों में किया जाता है। अश्विनी वैष्णव ने साथ ही ये भी बताया कि सरकार ने 9,858 करोड़ रुपए की लागत से पुणे मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी दे दी है। वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के तहत लाइन 4 खराड़ी हड़पसर स्वारगेट खड़कवासला और लाइन 4A नल स्टॉप वारजे माणिक बाग को मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPMS की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए नई पहल को मंजूरी दी है। REPMS इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस में अहम भूमिका निभाते हैं। इस पहल के तहत भारत में सालाना 6,000 मीट्रिक टन की पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बनाने के लिए 7,280 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल पैकेज रखा गया है। इसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड को मेटल में बदलना, मेटल से अलॉय तैयार करना और अंत में फिनिश्ड मैग्नेट बनाना शामिल है। इससे भारत अपनी जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता कम कर सकेगा और घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी। योजना के तहत 5 सालों में 6,450 करोड़ रुपए सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव के रूप में और 750 करोड़ रुपए कैपिटल सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। सरकार 5 मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबल बिडिंग के जरिए 1200 MTPA तक की क्षमता देने की योजना बना रही है। सरकार का उद्देश्य घरेलू तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना, क्लीन एनर्जी गोल्स को बढ़ावा देना और 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करना है। इस पहल से नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और भारत ग्लोबल REPM मार्केट में अहम प्लेयर बन सकता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के दबाव के चलते PLO लगातार तनाव और मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हाल ही में यूपी के गोंडा में PLO विपिन यादव ने SIR प्रक्रिया के काम के भारी बोझ और अधिकारियों द्वारा धमकियों से परेशान होकर जहर खा लिया। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। परिजन और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि SDM और PDO ने उन्हें धमकाया कि अगर वोटर लिस्ट से OBC वोटरों के नाम नहीं हटाए तो नौकरी खत्म कर दी जाएगी। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। इसी तरह बरेली में SIR के दौरान ड्यूटी पर लगे शिक्षक सर्वेश कुमार गंगवार को अचानक हार्ट अटैक आया और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भी PLO अनीता नागेश्वर और नायब तहसीलदार कविता कडेला की SIR के दबाव में मौतें हुई हैं। देश के कई हिस्सों से लगातार ऐसी घटनाओं की खबरें आने के बाद पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजन और विपक्ष इसे काम का दबाव और धमकियों का नतीजा बता रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि असली कारण जांच के बाद स्पष्ट होंगे। चुनाव आयोग और सरकार की चुप्पी भी सवालों के घेरे में है।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान की मौत की अफवाहें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही हैं। अफगान टाइम्स नाम के एक एक्स हैंडल ने दावा किया कि खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में मार दिया गया, लेकिन यह दावा बिना किसी भरोसेमंद सोर्स या सबूत के किया गया है। इन खबरों के बाद #इमरान खान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। इमरान खान 2023 से कई मामलों में दोषी पाए जाने के बाद जेल में हैं। उनके परिवार को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही और उन्हें अकेले कैद में रखा गया है। पिछले हफ्ते उनकी बहनों नौरीन, अलीमा, डॉक्टर उस्मा ने जेल के बाहर धरना दिया, लेकिन पुलिस ने उनके साथ हिंसक व्यवहार किया। पीटीआई के अनुसार नौरीन को बालों से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया और अन्य बहनों के साथ भी बदसलूकी हुई। जेल में उनके बुरे बर्ताव और लंबे समय तक मुलाकात रोकने की खबरों ने अफवाहों को और हवा दी। हालांकि अभी तक किसी भी अधिकारी या एजेंसी ने इमरान खान की मौत की पुष्टि नहीं की है। इस बीच उनके समर्थक भी जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और रिहाई की मांग कर रहे हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को अब अपना पुराना सरकारी आवास खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें नया आवास नंबर 39 हार्डिंग रोड, पटना आवंटित किया है। राबड़ी देवी साल 2006 से 10 सर्कुलर रोड में रह रही थी, जो आरजेडी की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस फैसले पर आरजेडी ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता का आरोप है कि सरकार ने चुनाव के तुरंत बाद नियम बदलकर यह फैसला लिया, जिसकी मंशा दुर्भावनापूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने इसे ओछी राजनीति बताया और कहा कि आवास बदलवाने से जनता का समर्थन नहीं छीना जा सकता। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि नई सरकार बनने पर आवास आवंटन की प्रक्रिया नियम के तहत होती है, इसलिए यह एक सामान्य प्रशासनिक फैसला है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराकर लगभग 2 दशक पुराना घरेलू वर्चस्व तोड़ दिया। कोलकाता में पहला टेस्ट 30 रनों से जीतने के बाद गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रनों से हरा दिया, जो भारत की टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी हार है। इससे पहले सबसे बड़ी हार 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 342 रनों की थी। गुवाहाटी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए, जबकि भारत केवल 201 रन ही बना सका। दूसरी पारी में भारत 140 रन पर सिमट गया। मार्को जेनसेन और साइमन हार्मर ने 6-6 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा। यह दक्षिण अफ्रीका की भारत में 2000 और 2001 के बाद पहली टेस्ट सीरीज जीत है और पहली बार 2-0 से क्लीन स्वीप। वहीं इस शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की रणनीति और पिच के चयन पर सवाल उठ रहे हैं। फैंस और दिग्गजों का मानना है कि टीम को जल्दी सुधार करने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।